हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, हमने साइकोलॉजी की एक सीरीज चला रखी थी। प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे चल रहे थे और आज हमारी है थर्ड क्लास। तो जिन बच्चों ने पिछली 2 क्लास नहीं देखी हैं वो 2 क्लास जरूर देखें। जो भी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर कराओ, तो अभी अपने प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आराम से जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हमारे प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे ही चलते रहेंगे। और हम क्वेश्चन के साथ साथ बच्चों एक्स्ट्रा जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप सभी को पता ही है, हम सारे कर रहे हैं। और जिन भी बच्चों ने साइकोलॉजी की सिलेबस करना है सारा, वो सारा मैंने अपने चैनल पे इसी पे ही सारा सिलेबस भी करवाया हुआ है। जिस बच्चे को जिस भी थ्योरी में डाउट है तो वो पीछे की क्लास देख लेना, सारा सिलेबस चेक कर लेना, वहां पे आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, जिस भी बच्चे को टॉपिक में डाउट है। और रही बात हरियाणा जीके की, जो आपके स्टेट में 10 नंबर की आएगी बच्चों, तो वो मैंने आपकी 2 मैराथन क्लास ली है हरियाणा जीके की। एक मैंने 5-6 दिन पहले ली थी और एक कल ली थी। दोनों क्लास लाइव ली थी। जो भी बच्चे अब नहीं देख पाए हैं तो वो जो पिछली जितनी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हुए ना आपके एग्जाम में एचटेट में, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने दोनों क्लास ली है। और वो जो दोनों क्लासेस बच्चे देख के जाएंगे वो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, कहीं हरियाणा जीके में दिक्कत नहीं आएगी। और सीईटी वाले भी बच्चे हरियाणा जीके की जो क्लास है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है सीईटी में भी बच्चों 25 मार्क्स की क्या आने वाली आपकी हरियाणा जीके। तो देखो आज हमारी थर्ड क्लास है प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ठीक है, ऐसे ही हम करते रहेंगे जब तक पेपर ना हो जाए। कम से कम हम 1000 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों आराम से अपनी क्लास लेंगे। आज साथ में जो टॉपिक बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखो, पियाजे की थ्योरी मैंने बताई थी। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो पियाजे ने 4 थ्योरी बताई थी। फर्स्ट बताई थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज थी 0 to 2 वर्ष तक। ठीक है, सेकंड थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर्स थी। थर्ड स्टेज बताई थी कॉन्क्रीट वाली, जो कि 7 to 11 थी। और फोर्थ थी वो फॉर्मल बताई थी मैंने, औपचारिक वाली, वो बताई थी बच्चों 11 से 15 वर्ष। ठीक है, आज देख लो जीन पियाजे की तीसरी बार ये बात बताई है। अब मुझे नहीं लगता जीन पियाजे का आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करके आओगे। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखो ना, आप ये भी तो सोचो बच्चों कि साइकोलॉजी का जो अपना सिलेबस है ना वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो घुमा फिरा के बातें वही पूछी जाएंगी, उससे बाहर क्या पूछेंगे हमसे, है ना। तो देखो अब आराम से जो मैंने जीन पियाजे की 4 बताई हैं बातें, उनसे अलग होगी, इसका मतलब वो जीन पियाजे की नहीं है। अब देखो क्या बात है, क्वेश्चन समझो। अब पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। अभी बताया है मैंने, सेंसरी मोटर स्टेज है। प्री ऑपरेशन सेंसरी मोटर स्टेज की बच्चों 0 to 2 वर्ष होता है एज टाइम पीरियड इसका। प्री ऑपरेशनल स्टेज का अभी बताया 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, साइकिलिक नहीं होता बच्चों। इसमें होता है कॉन्क्रीट स्टेज होती है जो 7 to 11 होती है। कॉन्क्रीट में बच्चा यहाँ पलटाव की स्थिति आ जाती है। यहाँ पे बच्चे में पलटाव क्या है, जैसे अगर एक बच्चे को एक गिलास में क्वांटिटी दे दी जाए, पानी लंबा गिलास दे दिया जाए और एक चौड़ा गिलास दे दिया जाए, आप उसमें कितनी ही क्वांटिटी इक्वल डाल दो, एक लंबा है एक चौड़ा है, लेकिन वो बच्चा डिफरेंशिएट करना जान जाता है। वो कौन सी एज में जानता है बच्चों, वो जानता है कॉन्क्रीट में। यही क्वेश्चन आया था कि पलटाव की स्थिति बच्चे में कौन सी एज में आती है, तो आप याद रखोगे 7 to 11 ईयर्स, जो कि कॉन्क्रीट स्टेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया है काल नहीं है, और औपचारिक अभी बताया ही फॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये वाली नहीं होती बच्चों, इसका आंसर है सी। साइकिलिक स्टेज नहीं होती, फर्स्ट होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, आंसर है इसका सी। ये वाली स्टेज जीन पियाजे की नहीं होती। जीन पियाजे ने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक बोला है। जीन पियाजे ने अपने एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों पे किए थे। ठीक है, और जीन पियाजे की तीनों स्टेज आपको याद रखनी है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष तक होता है वो अपनी सेंसेस से सीखता है। फिर 2 से 7 वर्ष तक अपने आसपास से जो विशेषताएं है ना, अगर ना भी याद हो, रटनी नहीं है, अपने आस पड़ोस में देख लो, उन्हीं से आपको आइडिया हो जाएगा। तो चारों स्टेज आपकी जीन पियाजे की याद रखनी है। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी आपको याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
mental activity that goes on in the brain when a person is processing information is called। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। क्या बताया गया है? कोई व्यक्ति है सूचनाओं का संशोधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? देखो बच्चों, जब आप सोच रहे होते हो, मान लो आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम छोड़ो, चलो एग्जाम्पल लो, एचटेट का पेपर आ गया। जब आप एचटेट का, आपके सारे दिन जब तक डेट नहीं आई है तब तक तो हर टाइम माइंड में रहता होगा कि डेट नहीं आई है यार, पेपर होगा, हमारी इस टॉपिक में कम तैयारी है, इस टॉपिक में ज्यादा, ये सब सोचते रहते हो ना। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, सोचते रहते हो तो मानसिक गतिविधि आपके माइंड में चलती रहती है ना, सारी बातें, वो चाहे टेंशन की हो, खुशी की हो, कोई काम करने से रिलेटेड हर चीज आपके माइंड में चलती रहती है। तो वो क्या है, अभी बताया ना, आप सोचते रहते हो, इसका मतलब आप चिंतन करते रहते हो, यही इसका आंसर है। देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड देखना कैसे होगा। इसने लिखा सूचनाओं को संशोधित कर रहा है, मतलब अपने दिमाग में सोच रहा है, तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि, जब बच्चे के, किसी के भी इंसान के माइंड में कुछ भी चलता रहता है तो उससे आप कुछ अलग से लर्निंग नहीं कर रहे, आप उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो या कुछ ना कुछ बातों का सोल आउट कर रहे हो अपने माइंड में, आपको कोई लर्निंग हो रही है। लर्निंग तब होती है जैसे आप बैठ के पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रही हूं, तो आप कुछ ना कुछ टॉपिक सीख रहे हो बच्चों, तो ये क्या है, लर्निंग। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि, इसका मतलब आप सीख रहे हो ये, लेकिन क्या पहले से पता है आपको कि मैम क्या बताएंगे? नहीं, जब मैं बोल रही हूं तो आइडिया लगा रहे हो आप उस चीज का, इसका मतलब आप लर्निंग कर रहे हो। लेकिन आप कुछ भी सोच रहे हो कि रात को लेटे लेटे सोचा आपने कि अब पेपर आने वाला है, पेपर की तैयारी करनी है, तो वो क्या कर रहे हो, आप चिंतन कर रहे हो। मेंटल इमेजनरी नहीं है वो, कंसेप्ट भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, विचारण कर रहे हो। तो बच्चों इसका आंसर क्या हुआ, सी। हो जाएंगे ऐसे ही हम धीरे धीरे पूरा एचटेट का सिलेबस कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे एचटेट के रिगार्डिंग, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सारी थ्योरी मैंने करवा रखी है, सारा सिलेबस करवा रखा है। अब हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिस भी बच्चे को डाउट है किसी भी थ्योरी में तो पीछे जाके क्लास देख लेना, क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, सारी थ्योरी सब कुछ, सारा डिटेल में सिलेबस करा रखा है मैंने साइकोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? आप एक तो बच्चों सभी याद रखना, बिल्कुल दिमाग में ये बात सेट रखना, नहीं वाली बात तो एचटेट हमेशा पूछता है, नहीं को आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। जब आप पेपर में बैठोगे तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं वाले एचटेट एचबीएससी हमेशा ऐसा करती है कि नहीं वाले क्वेश्चन डालती है। अभी देख लो 2 क्वेश्चन नहीं के आगे और क्वेश्चन चल रहा है अपना तीसरा। तो इसीलिए कह रही हूं हमेशा पेपर को ध्यान से, पेपर में जब बैठते हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर समझ नहीं आ रहा है, जो जिसको कंफर्टेबल लगता है, किसी को हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश में, जैसा आपके लिए सुटेबल है पढ़ना वैसे ही है। लेकिन जब हिंदी में पढ़ रहे हो और वो पोर्शन समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश की साइड मूव ऑन जरूर करना। इंग्लिश बहुत ईजी होती है समझने में, लोग वैसे ही डर जाते हैं। तो आपको, और वैसे भी जब भी कोई मिस्टेक होगी तो प्रायोरिटी इंग्लिश को ही दी जाती है कि यहाँ पे ये बात लिखी गई थी, इंग्लिश वाली बात को माना जाता है, ठीक है। और ऊपर मेंशन भी होता है कि इंग्लिश वाली बात सब प्राथमिकता दी जाएगी अगर हिंदी में कोई मिस्टेक आ गई तो कोशिश करना जो भी बच्चे इंग्लिश में कंफर्ट हैं वो इंग्लिश में पेपर को पढ़ना, ठीक है। अब देखो पूछा क्या गया है, नहीं है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए, मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, जब आप पार्टिसिपेट करते हो किसी भी गेम में तो आपके मेंटल लेवल को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर की पहचान है ये, लेकिन पूछा क्या गया है, नहीं है। फिर देखो क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, बच्चों को दिए तो जाते हैं क्रॉसवर्ड। जैसे हम थोड़े दिन पहले शेरगढ़ गए थे तो शेरगढ़ में है ना एक इस टाइप से कुछ चारों साइड से बाउंड्री बना के पजल टाइप का, जैसे बच्चे गेम नहीं खेलते वहां से घूम गए वहां घूम गए, इस टाइप से चलता है। तो वो क्या चल रहा है, वो क्रॉसवर्ड चल रहा है कि बच्चा कितना दिमाग लगा पाता है। तो स्वस्थ स्तर तो उसमें होता है, ठीक है। और जब बच्चे से हम रीडिंग कराते हैं इसमें भी बच्चे का स्वस्थ स्तर होता है, मतलब मेंटल लेवल बढ़ता है, चीजों को सीखता है। और पूछा क्या गया है, यहाँ पे नहीं है। देखो फिर आसान जीवन शैली, किसी भी बच्चे की आसान जीवन शैली है, मतलब पेरेंट्स उसकी हर चीज में हेल्प कर रहे हैं, बच्चे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो क्या एक बात बताओ, क्या उससे बच्चा सीखेगा बच्चों? नहीं, उस चीज से बिल्कुल भी बच्चा
नहीं सीखेगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ आसान जीवन शैली, और पूछा भी यही गया है सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये बच्चे के क्या नहीं करता, मेंटेन नहीं करता हेल्थी लेवल को। हेल्थी लेवल में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो गेम में, ये भी आपके मेंटल लेवल को बढ़ाता है। वर्किंग क्रॉसवर्ड्स पजल ये भी आपके मेंटल लेवल को बढ़ाता है। रीडिंग भी आपके मेंटल लेवल को बढ़ाती है। लेकिन ये जो इजी लाइफस्टाइल है ना, ये कभी नहीं बढ़ाता। तो बच्चों इसका आंसर है सी, याद रखोगे, ठीक है। मैंने 2 हरियाणा जीके की क्लास ले रखी है, 2-3 दिन पहले ली थी, एक कल ली थी। जिस भी बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे दोनों क्लासेस हरियाणा जीके की जरूर देख के जाएंगे। और वाइगोत्स्की की थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी, बंडूरा की थ्योरी, ब्राउन फ्रेनर की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनर स्किनर की थ्योरी, कुर्ट लेविन की थ्योरी, ये सारी अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, जितने नाम लिए हैं ना मैंने, ये सारे आपको पेपर में पढ़ के जाने हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। हर एग्जाम में, चाहे पीआरटी लेवल हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी लेवल हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाद में ना पछताना पड़े, इसीलिए कह रही हूँ ये टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। जो भी टॉपिक्स बता रही हूँ ना, पढ़ के जाने, इसका मतलब गांठ बांध लो कि वो टॉपिक तो आपको पढ़ के जाने हैं, हर हाल में आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। देखो, लाइफ प्रेजेंट ए कॉन्टिन्यूअस चेंज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल इज सेड बाय। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता का एक सतत प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया था? ये सिर्फ रटने का क्वेश्चन, इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है। जो भी अपनी थ्योरी दे रहे हैं ना, उसी में उससे रिलेटेड कोई लाइन लिख देते हो और वो उन्हीं के द्वारा दी जाती है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चों डार्विन ने। किसने कहा था? डार्विन ने। ये याद रखोगे। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता का एक सतत प्रस्तुत करता है। तो ये क्या है? ये किसके द्वारा कहे गए थे? ये कहा गया था मेरे प्यारे बच्चों डार्विन के द्वारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के 3 पिलर्स, एजुकेशन के 3 पिलर हैं, हमेशा याद रखना है। इन पिलर में एक तो होना चाहिए टीचर। टीचर किसको पढ़ाएगा? स्टूडेंट को पढ़ाएगा। और स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? स्टूडेंट अपने करिकुलम को पढ़ेगा। तो ये 3 पिलर्स हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के, आपको तीनों याद रखने हैं। फर्स्ट है टीचर। टीचर किसको पढ़ाएगा? स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? अपने करिकुलम को पढ़ेगा। तो ये तीनों पिलर आपको याद रखने हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये 3 प्रमुख आधार हैं। आंसर है इसका ए। देखो बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि सिलेबस होता है वो एक फिक्स्ड होता है। अगर एक बच्चे को सिलेबस दे दिया कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में सिलेबस दे दिया कि आपके 16 लेसन्स है, वो आपको करने हैं, आपका ग्रामर पोर्शन है वो आपको पढ़ना है, दैट इज सिलेबस। लेकिन करिकुलम क्या होता है? आप स्कूल में गए, आपने जो भी एक्टिविटी की, जितना आपने सीखा, वो चाहे आप प्लेग्राउंड से सीख सकते हो, आप आस पड़ोस में बच्चों से सीख सकते हो, कहीं आप स्कूल में कहीं पे भी, उसमें आपका सिलेबस तो शामिल है ही, अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी शामिल है। वो क्या होता है? वो होता है मेरे प्यारे बच्चों करिकुलम। तो आपको हमेशा याद रखना है सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस होता है, वो यही होता है, ठीक है। तो एजुकेशन के 3 पिलर कौन कौन से हैं? टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। रखोगे याद? इसका आंसर है 5th का ए बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया। इसकी मैंने एक पूरी क्लास ली हुई है। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एडीएचडी सारे करवाए हुए हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी यहाँ पे कि आप सोचो सारी बता दूंगी। सारी की सारी बातें मैंने पूरी क्लास ले रखी है और उसमें पूरे में बता रखा है, आप वहां जाके पढ़ना। 2-3 बता देती हूँ जो कॉमन है। डिसलेक्सिया हमेशा पढ़ने से रिलेटेड होता है। किससे होता है? पठन से रिलेटेड। जब भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कुछ भी किसी बच्चे को एक लेसन पढ़ने के लिए दे दिया जाए और वो बच्चा वहां पे जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा क्या है, हेजिटेशन हो रही है, हकला रहा है, बोलने में उसको दिक्कत आ रही है, पढ़ने में उसको समस्या आ रही है, तो वो क्या होता है बच्चों? डिसलेक्सिया। फिर आता है डिस्ग्राफिया। जब बच्चे लिखते हैं उनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो W को M बना देंगे, E होता है उसको उल्टा E बना देंगे, तो लिखने में जब समस्या आती है बच्चे को, वो होता है बच्चों डिस्ग्राफिया।
ठीक है, याद रखोगे। और डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, जब मैथ से रिलेटेड किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है वो होती है डिसकैलकुलिया। तो ये तीन है हमारे कॉमन, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित, मतलब मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो देखो अब डिसलेक्सिया का क्या हुआ, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, पढ़ने में कठिनाई होगी तो उसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। तो बच्चों 6 का आंसर क्या हो गया, ए। जब गणित में प्रॉब्लम आए डिसकैलकुलिया, लिखने में आए तो डिसग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। आईक्यू मतलब है इंटेलिजेंट कोशेंट। ये बच्चों 1916 में टर्मन ने दिया था। किसने दिया था, टर्मन ने दिया था। फॉर्मूला था बच्चों मेंटल एज, ये गलत लिख रखा है भाई यहां पे, मेंटल एज याद रख लेना यहां से बच्चों, क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मुझे थोड़े से कंफ्यूजन अजीब से लिख दिया, MA ये टाइपिंग में गलती है बच्चों, यहाँ टाइप गलत किया है। आप याद रखोगे, ये आपको याद रखना है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट IQ का मतलब होता है 1916 में टर्मन ने फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला था मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल एज का मतलब है बच्चों मानसिक आयु, क्या है, मानसिक आयु, मेंटल एज। क्रोनिकल का मतलब है बच्चों वास्तविक आयु। मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब एक बच्चे का मेंटल लेवल कम है और उसकी एज ज्यादा है। जैसे एज तो उसकी मेंटल एज तो 6 साल का बच्चे जितना है और रियल में है कितने साल का, वो 10 साल का बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 3 जा और 2 5 जा और 5 20 जा, इसका मतलब उसका IQ कितना है, उसका है 60। 60 का मतलब मैंने IQ लेवल में बताया था, हर किसी का IQ लेवल बताया था। नॉर्मल का होता है 90 टू 110 तक, कितना होता है 90 टू 110 तक। फिर 110 से ऊपर भी बताया था, सुपीरियर जीनियस बताया था 140 टू अबव। फिर मैंने 90 टू 110 से नीचे बताए थे, एक मेंटली रिटार्डेड, सीवियर हो गया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये सारी बातें पढ़ाई थी। अब आप याद करो, देखो यहाँ पे 60 आ गया, इसका मतलब नॉर्मल से नीचे है वो बच्चा, बताया भी तो यही गया है। एज तो है उसकी 10 साल की, जबकि मेंटल लेवल 6 साल के बच्चे जितना है, तो इसका मतलब उसका IQ कितना है, 60। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, रखोगे याद। मैं बच्चों कभी मैसेज पे कमेंट्स डालते हूं, उन पे ध्यान नहीं देती, रीजन बिहाइंड के, अगर मैं इन पे ध्यान देने लगी तो पढ़ा अच्छे से नहीं पाऊंगी। आप बाद में डालते हो, जो भी बच्चे कमेंट डालते हैं उन सभी का मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट जब क्लास चल रही हो तब मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई ना दूं। आपका लिखने में ध्यान गया, आधा ध्यान वहां जाएगा, और मैंने पढ़ने पे ध्यान दिया तो वो मेरा आधा ध्यान जाएगा। इसीलिए कहती हूँ जब भी पढ़ो कंसंट्रेशन से पढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो बुक्स को, ठीक है। कोई किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको पढ़ना है ना वो सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, चाहे आपके आसपास में कुछ भी हो रहा हो, आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे रखना है, ठीक है। और खासकर एचटेट वालों के लिए तो टाइम बहुत कम है, 11-12 जनवरी को आपको है ना, फाइनल डेट 5-6 जनवरी को दे देंगे कि 11-12 को है। और जो बच्चे अब ढीले बैठे हैं वो बाद में क्या करेंगे। और मैं डेली एक ही बात बोल रही हूँ, जो मेरे बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो सभी जानते हैं इस बात को कि मैम डेली क्लास में बोल रहे हैं, ये बात बोल रही हूं ना। ऐसा नहीं करना बच्चों, आराम से सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान रखो, थोड़े से सीरियस रहो एचटेट तक 11-12 जनवरी के, फिर 2-4 दिन मस्ती कर लेना और फिर अगले पेपर के लिए तैयारी शुरू कर देना। मैं तो यही सलाह दूंगी, जब मैं पढ़ती थी मैंने ऐसा ही किया था, मैं आपको वही सलाह दे सकती हूँ। और जो ये जॉब की तैयारी होती है ना, ये लगातार 3-4 साल मांगती है। पूरे कोरोना में मैंने खुद ने स्टडी की थी, तब कहीं जाके गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुई थी। इतना इजी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप जैसे। आपको उनसे ज्यादा मेहनत करोगे तब कहीं जाके आगे निकलोगे आप। उन्हीं जितनी कर रहे हो तो आप, फिर उनमें क्या फर्क, आप उतने ही रह गए, और उनसे कम कर रहे हो तो नीचे तो फिर हो ही, है ना। तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए।
देखो असिमिलेशन क्या होता है, असिमिलेशन बच्चों क्या होता है, देखो असिमिलेशन ये स्कीमा में भी बताया था मैंने। अगर वर्तमान स्कीमा का प्रयोग करके बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, देखो जो भी है ना आपके पास प्रेजेंट में, उस जो एग्जाम्पल आपके प्रेजेंट में माइंड में है और आपने कोई चीज देखी उससे आपने रिलेट कर लिया, तो वो क्या हो गया, असिमिलेशन हो गया। क्या हो गया, असिमिलेशन हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि आसमान में किसी बच्चे ने देख के कहा, उसको सिर्फ इतना पता था कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने देखा कि हवाई जहाज भी उड़ रही है। उसके दिमाग में तो सेट क्या था कि सिर्फ पक्षी उड़ते हैं, लेकिन जब उसको बताया गया कि पक्षी पक्षी नहीं बच्चों, बेटा क्या हवाई जहाज भी उड़ती है, तो उसने उस चीज को क्या कर लिया, रिलेट कर लिया। वो ही क्या होता है, एसिमिलेशन। तो बच्चों इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Which among the following does not fall under the classification of mental retardation? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? देखो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों आते हैं किसके अंदर, मेंटली रिटार्डेड के अंदर। डज नॉट फॉलो, इसमें पूछा गया है डज नॉट फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन होती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। ठीक है, तो कौन सी नहीं होती, आप बताओ कौन सी नहीं होती? इसका मतलब कौन सी नहीं होती बच्चों, एक्यूट रिटार्डेशन ये नहीं होती। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर रिटार्डेशन के हैं, जड़, मूड, मूर्ख नहीं बोलते हिंदी में, ये वही है। ठीक है, किसी को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, किसी को थोड़ी ज्यादा है, किसी को थोड़ी सी और ज्यादा है, किसी को बिल्कुल ही है। ऐसे कहते नहीं है जड़, मूड, मूर्ख, किसकी तो बुद्धि बिल्कुल ही जड़ है, तो वो यही है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। देखो नेक्स्ट, एक व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई गई, उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो यह प्रयुक्त किया गया है। देखो बताओ, ए सीरीज ऑफ पिक्चर इज शोन टू द सब्जेक्ट। एक सीरीज दे दी, उसको क्या दिखाया गया, शोन के एक सब्जेक्ट दिखा दिया, एंड ही इज आस्क्ड टू मेक ए स्टोरी। उसको बोला गया आप इस पे एक स्टोरी बनाओ। इट यूज्ड टू इन प्रोजेक्टिव टेक्निक। देखो इनडायरेक्ट वे से व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखा दी, बिल्कुल सही बात, और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो यह प्रयुक्त किया जाता है। देखो बच्चों यहां इनडायरेक्ट वे से पूछा गया है, ये पर्सनैलिटी का मेजरमेंट टेस्ट जो हमने किया था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। ये प्रोजेक्टिव का एक टाइप है, आपको याद रखना है, ये है टीएटी। क्या है टीएटी, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, पर्सनैलिटी के मेजरमेंट। हाँ एक और बात, एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि मैम पर्सनैलिटी टॉपिक हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी है, पर्सनैलिटी टॉपिक आप ये मानो अगर आपका हटा दिया गया है, लेकिन अगर आपके पेपर में अब दे दिया, लास्ट स्टेट में क्या हुआ था, एचबीएससी बोर्ड ने सिलेबस कुछ और मेंशन कर दिया था और दे दिया था पहले की तरह, तो आप कैसे किसको जिम्मेवार मानोगे? कोई नहीं सुनने वाला आपका। आपको अपना सारा सिलेबस पूरा करके जाना है, जितना भी साइकोलॉजी का, उन्होंने सब कुछ पर्सनैलिटी पूरा नहीं दिया, एक प्रोजेक्टिव का एक एग्जाम्पल दे दिया, आप किसका क्या उखाड़ लोगे भाई? तो इसीलिए मैं एक बच्चे को जवाब भी दिया था कि सभी बच्चों को सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। जिस भी बच्चे को ये लग रहा है कि ये टॉपिक हमारा काट दिया गया है, वो तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। अगर तुम पेपर में नहीं करके गए और अगर पेपर में आ गया, उसके लिए जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं होगा, आप स्वयं होगे। ठीक है, इसीलिए कहती हूं जितना पहले सिलेबस था अब भी वही करके जाना, मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं दे सकती। ठीक है, देखो ये कल किसी बच्चे ने पूछा था इसलिए जवाब दिया है। टीएटी की फुल फॉर्म है बच्चों थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये प्रोजेक्टिव का है, एक इंक ब्लॉट टेस्ट भी बताया था मैंने, रोरशा का शाही धब्बा परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, सीएटी, ये सारे टेस्ट हैं प्रोजेक्टिव के। ठीक है, इनमें से एक है टीएटी। इसमें 10 कार्ड्स थे मेल के और 10 कार्ड्स थे फीमेल के और 10 कार्ड्स थे दोनों के। तो टोटल कार्ड इसमें कितने हैं? 30। पहले 31 होते थे, अब अपडेटेड में 30 है। तो आप याद रखोगे, इसका आंसर है ए, टीएटी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या बताया गया? चित्रों की एक श्रृंखला दे दी, उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा गया। यह एग्जाम्पल है टीएटी का, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और ये पर्सनैलिटी मेजरमेंट का क्या है? एक एग्जाम्पल है, एक टेस्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not a subjective method to assess personality?
पर्सनैलिटी का अभी बताया था, इंटरव्यू वगैरह ये सारे क्या हैं, व्यक्तिनिष्ठ के, मतलब एक व्यक्ति का जब मेजरमेंट किया जाता है पर्सनैलिटी का तो वो क्या हो गया, सब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, इसका मतलब 3 तो है, एक नहीं है। व्यक्तिगत इतिहास बिल्कुल, आप उसके पर्सनली उसके हिस्ट्री के बैक पीछे जानो क्या क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्या आप उसे पर्सनैलिटी मेजर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। इंटरव्यू टेक्निक से, इंटरव्यू से तो बिल्कुल ही होती है, जब आपके इंटरव्यू लिए जाते हैं तो क्या होता है उसमें, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी मेंटेलिटी को, यही चीजें तो जांची जाती हैं। तो ये भी है, पूछा क्या गया है, नहीं। इन्वेंट्री टेक्निक भी है बच्चों, इसका आंसर है रेटिंग स्केल। आप रेटिंग स्केल से कभी भी सब्जेक्टिव मेथड नहीं मेजर कर सकते, ये आता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका आंसर है बच्चों 4th, आप याद रखोगे। ठीक है, 11th का 4 आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने पिछली क्लास में त्रितंत्र का सिद्धांत बताया था, वो बताया था स्टर्नबर्ग का। किसका बताया था, स्टर्नबर्ग का। और मल्टीपल वाली जब भी पूछी जाए है, बहुबुद्धि का सिद्धांत आप याद रखोगे हार्वर्ड गार्डनर का है। और ये मैंने थ्योरी, ये बुद्धि का ये टॉपिक बहुत डिटेल में कराया था, एक द्वितीय, 2 द्वितीय, बिने की है, स्पीयरमैन की है, 3 किसकी है, ये सारी बातें बताई हुई है। अब मैं यहाँ बताने लगी तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों सिलेबस करवा रखा है, उसमें स्टार्टिंग में ही मैंने इंटेलिजेंस का टॉपिक करवाया हुआ है। आप वहां जाना, क्लास देखना पूरी, आपको सारी की सारी इंटेलिजेंस की बातें याद हो जाएंगी, सारी की सारी करा रखी है, बहुत डिटेल में इंटेलिजेंस टॉपिक करा रखा है मैंने, तो आप वहां से देख लेना। और इसका आंसर है बच्चों 12th का ए। देखो नेक्स्ट, आरटीई राइट टू एजुकेशन, ये कब आया था, अक्टूबर 2009 में, और लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, ये याद रखोगे। अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन, नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश्ड विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब जो हमारा आरटीई है 2009 के अनुसार किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब एक पॉलिसी आई थी राइट टू एजुकेशन की, उसमें यह कहा गया था सबको अधिकार तो है और स्कूल भी खोल सकते हैं, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, क्या कोई विद्यालय स्थापित प्रमाण पत्र कौन सा होना चाहिए, इसीलिए कह जाते हैं रिकॉग्निशन। तो क्या है, आप कई बार बोलते नहीं है क्या, आप जिस स्कूल में पढ़ते उसकी मान्यता है, वो यही बात बताई गई है। तो इसका आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट देखो, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, बताओ अब। एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब भी आपने, जैसे मैंने कुछ बताया आपको ने पूरी क्लास में से, अगर एक बात भी परमानेंटली आपके दिमाग में सेट हो गई तो वो क्या होगी, यही बात पूछी गई है। देखो, अनुभव द्वारा उत्पन्न या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो आप ये याद रखोगे, अनुभव द्वारा उत्पन्न या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को बच्चों लर्निंग बोला जाता है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, और लर्निंग स्टार्ट किया तब भी बताया था बच्चों। आप जो लर्निंग होती है, जैसे मैंने कुछ भी पढ़ाया, आप मैंने जब पढ़ाया सब कुछ सीख गए ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन अगर आप मेरी एक भी बात सीख गए, इसका मतलब आपके माइंड में क्या हो गई, परमानेंट लर्न हो गई वो चीज। वही क्या होती है, लर्निंग। थिंकिंग होती है जब आप किसी चीज को सोचते हो, कॉग्निशन मतलब मेमोरी, दिमाग का यूज करते हो, मोटिवेशन किसी चीज को देख के आप मोटिवेट होते हो। तो आंसर क्या हुआ 14 का फर्स्ट। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन ए लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। जब आप कुछ भी सीखते हो ना, आपका शारीरिक जो बॉडी है वो भी आपका साथ देगी, तभी आप सीख पाओगे। आपकी जब बॉडी साथ नहीं दे रही तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप फिजिकली भी होने चाहिए वहां पे, साइकोलॉजी भी और एनवायरनमेंट भी होगा, तीनों चीजें होंगे तब आप कहीं जाके किसी चीज को सीखते हो बच्चों। तो इसका आंसर है 4th। सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, सारी चीजें शामिल है बच्चों। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। मैंने ब्रोन फ्रेनर की कल ही थ्योरी बताई थी, उसमें मैंने 5 सिस्टम बताए थे माइक्रो सिस्टम। सबसे पहले बताया था माइक्रो सिस्टम, और सेकंड बताया था, आप बताओगे, थर्ड एक्सो सिस्टम था। सेकंड क्या था बताना, मेजो सिस्टम था। थर्ड था एक्सो सिस्टम। ये 5 सिस्टम बताए थे मैंने, वो आपको याद रख लेने हैं। और
जब आपके आसपास में परिवार है, वातावरण है, तो वो सब चीजें परिवार वगैरह किस में आती है? सबसे पहले में माइक्रो में आती हैं। देखो फर्स्ट था माइक्रो, सेकंड था मीजो, थर्ड था एक्सटर्नल, फोर्थ था मैक्रो। ठीक है, तो ये याद रखने, एक फिफ्थ था वो आप लिख देना कमेंट में। तो देखो कौन सा है, निकटतम वातावरण है बच्चों माइक्रो सिस्टम। ब्रोन फ्रेनर का सिद्धांत आपको याद रखना है। इसमें हमारे 5 क्या है सिस्टम है, माइक्रो है, कह तो रही हूं फिर भी बता देती हूं, माइक्रो है, मीजो है, एक्सटर्नल है, मैक्रो है और क्रोनो है। ये हमारे 5 क्या है सिस्टम है। ठीक है, तो बच्चों 16 का आंसर है ए। देखो आरटीई 2009 डायरेक्ट वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर ए टीचर, अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? जो हमारा राइट टू एजुकेशन 2009 है वो हमें आदेश देता है कि एक टीचर को एक हफ्ते में सिर्फ 45 घंटे पढ़ाना है। कितने घंटे पढ़ाना है? 45 घंटे पढ़ाना है, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या है? 45 घंटे। आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम ये बहुत बार आता है। आरटीई कब बनाया गया? 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से, ये भी याद रखनी है बच्चों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाई हुई है मैंने पूरी, ध्यान से सुना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा रखी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको वो जरूर क्लास देख के जानी है, क्योंकि जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपसे एजुकेशन पॉलिसी मतलब आप क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, कौन कौन पॉलिसी में क्या क्या चीजें बताई गई है, पॉलिसी किसकी है, सारी बातें मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पूरा टॉपिक करा रखा है, वो आप जरूर देख के जाना। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर बारी अब जितने भी पेपर आएंगे ना उनमें पूछी जाएंगी, क्योंकि अभी हमारी पहले 1986 की एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते थे, अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमारा जो पैटर्न था वो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? जो हमारी नई बनी है, तो उसी की वजह से अब की बारी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सभी को वो क्लास देख लेनी है और ये टॉपिक आपको याद करके जाना है पेपर में। ठीक है, देखो आरटीई अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम बता दिया? 45 घंटे काम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैव निर्धारक नहीं है? बताओ। नर्वस सिस्टम आपका, बिल्कुल आप जो माइंड से सोचते हो, जितनी चीजें हैं हमारे मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, जितनी भी चीजें हैं, स्पाइनल कोड कहां से जा रही है, सारी चीजें किसका हिस्सा? नर्वस सिस्टम का ही तो है। डक्टलेस ग्लैंड, बिल्कुल डक्टलेस ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी में सारे ही है। और दैहिक संरचना बिल्कुल, तो कौन सा नहीं है पूछा गया है? नॉट बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब आपकी बॉडी से संबंधित, आपके तंत्रिका तंत्र, आपका माइंड क्या आपके शरीर में नहीं है? बिल्कुल है। आपकी डक्टलेस ग्लैंड हो गई, हार्मोन्स क्या आपके शरीर में नहीं, हमारे शरीर में ही है। ये दैहिक संरचना, हमारी बॉडी की संरचना हमारे शरीर से ही रिलेटेड है। तो क्या नहीं है? सिचुएशनल स्ट्रक्चर। ये सिचुएशनल आपके माइंड के अकॉर्डिंग चलती है, आपके शरीर के अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो आंसर है बच्चों फोर्थ। अब देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरल लॉ ऑफ हेरिडिटी? बताओ आप, कौन सा सामान्य नियम नहीं है? जनरल लॉ नहीं है आनुवंशिकता का। प्रोग्रेशन, प्रगति आपका आनुवंशिकता का, हेरिडिटी का नहीं है, क्योंकि हेरिडिटी से आप प्रोग्रेशन, आप पैदा होने के बाद प्रगति करते हो। आप कई पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे तो बहुत डफर बन जाते हैं, और कई पेरेंट्स कमजोर होते हैं, मतलब हर फील्ड में उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, और उनके बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता। अगर आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट होंगे तो ही उनके बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, बिल्कुल गलत बात। जो कई पेरेंट्स बहुत डम होते हैं, मतलब डम तो क्या बोलूं मैं किसी पेरेंट्स के लिए, मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, और उनके बेटे आईएएस ऑफिसर तक बन जाते हैं। तो हेरिडिटी कहां मैटर की? वो मैटर करती है आपकी मेहनत। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों प्रगति, आंसर है ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन मींस, इसमें अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है बच्चों पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। क्या है? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, एजुकेशन फ्री देनी है। और यही सर्व शिक्षा अभियान में बताया गया था, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हमें फ्री एजुकेशन देनी है। और यही है वो 6 से 14 वर्ष, पहली से 8वीं कक्षा तक, जो जिसे हम बोलते थे सर्व शिक्षा अभियान, सभी पढ़े और सभी बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फील्ड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द हेरिडिटी मॉडर्न स्टडी हैव बीन डन, प्रिंसिपल इन विच डायरेक्शन?
आनुवंशिक तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? ये आप दिमाग लगा के खुद मुझे आंसर दोगे, फिर मैं जिसको भी नहीं आएगा जरूर बताऊंगी कल की क्लास में। बिल्कुल आपके मेंटल लेवल पे, आपके आईक्यू लेवल पे का दे से क्वेश्चन आएंगे और आपको सोच के बताना है। आप खुद इसका आंसर दोगे बच्चों, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। अगर ना आए तो कमेंट में डाल देना, फिर जरूर बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी मैं आपको, ठीक है? थोड़ा सा सोचोगे इस क्वेश्चन के बाद आप। देखो, राइट चिल्ड्रन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन अभी बताया है, फ्री और मुक्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष कौन सा है? RTE 2009, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षकों को मानसिक रूप से लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? इन गिविंग स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन टू द मेंटली रिटार्डेड द टीचर मस्ट कीप इन द माइंड दैट दे क्या हो? परिश्रम उत्तीर्ण करने में सक्षम हो, अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें बच्चे, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धा खेलों में समय बिताएं। सोचो और बताओ मेरे को। देखो, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि अधिक व्यवसायिक कौशल सीखें, लर्न मोर वोकेशनल स्किल। अगर आप स्किल सीख लोगे तो आप रोजगार के लिए क्या हो जाओगे? तैयार हो जाओगे, मतलब अच्छा रोजगार मिल जाएगा आपको, है ना? जितनी स्किल्स होगी, महात्मा गांधी ने भी यही कहा था ना कि स्किल ज्यादा से हस्तशिल्प स्किल नहीं बताई थी, हाथों से चीजों को सीखे ताकि वो अपनी रोजी रोटी का गुजर बसर कर सके, रोजी रोटी जितना कमा सके, ठीक है? तो देखो, लर्निंग थ्रो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज, लर्निंग थ्रो रिवॉर्ड से सीख रहे हो आप, पनिशमेंट से सीख रहे हो, तो कौन सा लर्निंग का टाइप है? पारितोषिक दंड के माध्यम से सीखते हो। लर्निंग ऐसी जो आपको क्या है? रिवॉर्ड दे, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर आपने कुछ गलत किया तो पनिशमेंट और अदरवाइज रिवॉर्ड। तो दोनों चीजें किसमें है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में। ऑपरेंट कंडीशनर बच्चों किसकी है? आपको याद रखनी है, ये है स्किनर की, और हम इसको RS थ्योरी भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो आपको स्टिमुलस मिलेगा। देखो 25वां क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने की निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? आप बताओ कौन सा कदम नहीं है? कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, रिवाइजिंग रिसर्च। आपको बातें समझ तो आ रही होंगी, कहीं मैं खुद पढ़ रही हूं ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं हो रहा है? थोड़ी ज्यादा स्पीड से तो नहीं होगी आज क्लास? है, चलो थोड़ा सा धीरे करेंगे अब, मुझे भी लगा अब थोड़ी सी ज्यादा हो गई शायद। देखो, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं है? पूछा गया है, मतलब नहीं है, कौन सा नहीं है? कॉन्सेप्चुअलाइजिंग ए प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल सही है, आप ऐसा करोगे तो ही आप कुछ चीजें कर सकते हो। रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, बिल्कुल आपने जो रिसर्च किया उस चीज को रिवाइज करना। कलेक्टिंग डाटा, आपको किसी चीज को करने के लिए डेटा तो कलेक्ट करना पड़ेगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। डायनामिक अप्रोच का कोई जरूरी नहीं है ये होना, क्या इसका मतलब आंसर है फोर्थ। एक समस्या की अवधारणा होनी जरूरी है वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए संशोधन भी और डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन दृष्टिकोण गतिशील हो ये जरूरी नहीं है। तो 25 का डी आंसर है। देखो, टेस्ट डैश ऑफ द टेस्ट रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट डिफरेंट ओकेजन। परीक्षण के डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धों की संगति से होता है। बताओ क्या है इसका आंसर? जब भी कोई परीक्षण देते हो उसके लिए रिलायबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, विश्वसनीयता। परीक्षण के विश्वसनीयता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों में एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंकों की संगति से होता है, इसमें रिलायबिलिटी होती है। क्या बताएगा? टेस्ट रेफर टू कंसिस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट डिफरेंट ओकेजन पे, तो इसके लिए विश्वसनीयता का होना बहुत जरूरी है। आंसर है ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? सीता की विशेषताएं बताई जा रही हैं। वेतन कम है, काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है? जब दिल से सेटिस्फेक्शन होती है ना, तो वो मोटिवेशन इंटरनल होती है। जब आपको कोई रिवॉर्ड दी जाए, ये चीजें एक्सटर्नल होती हैं, लेकिन आप
पढ़ा, आप कुछ भी कर रहे हो, किसी का भी कुछ भी केयर कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों के आसपास रहना, तो आप इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये क्या है, आंतरिक है बच्चों। तो आंसर है ए, क्या है, आंतरिक। नेक्स्ट देखो, प्रतिभाशाली के पहचान में प्राथमिकता देनी चाहिए। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड वी मस्ट गिव प्रियोरिटी। किसको ध्यान देनी चाहिए, माता पिता की राय, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टीचर ओपिनियन, कम्युनिटी व्यू पॉइंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड वी मस्ट गिव, उनको क्या देना चाहिए, रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। आंसर है बच्चों बी। नेक्स्ट देखो, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचना तक तत्व हैं। देखो फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड ने प्राइमरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट दिए थे और वो थे बच्चों इड, ईगो और सुपर ईगो। क्या थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। किसने दिए थे ये, इदम, अहम और पराअहम, ये दिए थे सिगमंड फ्रॉइड ने। इदम में क्या, पशुता का व्यवहार, ईगो में मानवता का व्यवहार और सुपर ईगो में भगवान का किसका व्यवहार, ईश्वर व्यवहार मतलब, ठीक है। इड में पशुता का व्यवहार करता है, ठीक है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल समझो आप, इसको सभी जानते भी हो। किसी भी लड़की को देखा, जाते हुए एक रोड पे लड़की जा रही थी, उसको देख लिया, एक ने कहा कितनी सुंदर लड़की है और उसके साथ कोई बदतमीजी कर दी, इसका मतलब वो क्या है, इड का व्यवहार है, ठीक है, बदतमीजी कर दी। किसी को जाते हुए को देख के कहा सुंदर लड़की है पर उसके बारे में कुछ नहीं कहा, चले गए, तो वो वहां पे ईगो, इसका मतलब हमारे दिमाग ने काम किया है। ऐसा आप आपकी बहन, भाई बहन के साथ हो गया तो आप क्या करोगे, तो आप जनरली चले गए। सुपर ईगो कि सारी ही मेरी बहनें हैं, जबकि होनी एक तो बहन नहीं होनी चाहिए ना, सारी ही मेरी बहन है, मुझे किसी के साथ कुछ नहीं, तो ये क्या है, भगवान वाला व्यवहार है, ये क्या है, सुपर ईगो। तो इसका आंसर है बच्चों बी। 30 देखो क्वेश्चन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी मेंटेन ए स्टडी स्टेट। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। देखो जब भी स्टडी मेंटेन किया जाए ना, टेंडेंसी ऑफ बॉडी मेंटेन की मतलब स्थिरता की बात आ जाए, तो आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे, फोस्टरिंग नहीं कर रहे, ड्राइव नहीं कर रहे, आप उसका होम्योस्टेटिक मतलब स्थिरता बन गई। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए यही बात पूछी गई है, स्थिर अवस्था बनाए के लिए क्या होती है बच्चों, समस्थिति। तो आंसर था बच्चों इसका 30 का ए। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी आज मैंने क्लास स्पीड से ली है, लेकिन जरूर समझ आ जाएंगे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आराम से देख लेना। ऐसे ही एक डेली 30 क्वेश्चन की हमारी ये जो सीरीज, आज हमारा डे था 3rd। जिसने भी पहले दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं, पहले वो दोनों क्लासेस जरूर देख लेना बच्चों, बहुत हेल्प मिलेगी। आप जब एस्टेट का पेपर देके आओगे, आने के बाद मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। और हरियाणा जीके की वो दोनों क्लास जरूर देख लेनी है। जिसको सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस भी करवा रखा है, वो देख लेना। हरियाणा जीके की दोनों क्लासेस देख लेना। और आज हमारी 3rd क्लास थी प्रीवियस ईयर पेपर की। और हाँ बच्चों, जो बच्चे बहुत सारे देख तो रहे हैं और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट्स डाल देना। कुछ भी पूछना हो तो मैं जरूर देख लूंगी, जरूर रिप्लाई करूंगी। और अपनी नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, आपको पता लगते रहे किस टाइम क्या क्लास है। और कोशिश करूंगी, वैसे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा दूंगी, लेकिन साइकोलॉजी की एक मैराथन क्लास लेके आऊंगी, मैं जरूर लेके आऊंगी। और डेली सभी बच्चों को क्लासेस देखनी है। जो भी आपके भाई बहन छोटे बड़े पढ़ रहे हैं, उनको भी आप बता सकते हो कि चैनल पे अपनी क्लासेस चल रही है, बहुत हेल्प होगी। कोई फीस नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है। और बेवजह की कोई मैं बात भी नहीं करती बीच में कि आपका टाइम वेस्ट हो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, नए बच्चे सभी सब्सक्राइब कर लेंगे अपने चैनल को, और क्लास पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। सजेशन जो भी हो कमेंट डाल देना। और पिछली हरियाणा जीके की दोनों क्लास देख लेना, बहुत मदद मिलेगी पेपर में। थैंक यू बच्चों।